हेलो एवरीवन। मेरा नाम आकाश यादव और आज हम चैप्टर 6 यूनिट 3 का चैप्टर 6 अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्लिप्स कर्व इसकी बात करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 3 का चैप्टर एक और पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी इन्फ्लेशन की और हाइपर इन्फ्लेशन की। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बाद आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्लिप्स कर्व की। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, एक एक करके देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में हमें। ठीक है, तो सबसे पहले में लेबर मार्केट के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने होंगे। बेसिकली लेबर मार्केट में मैंने बता दिया है आपको, बस एक बार गो थ्रू करेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स को समझेंगे जो हम पहले भी लेबर मार्केट में बता चुके हैं, बट एक बार थोड़ा सा ब्रेन में होता है ना थोड़ा ब्रशिंग करना, तो वो ब्रशिंग करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयड में। ठीक है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, अनएम्प्लॉयड क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनमें क्या अंतर है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फ्लिप्स कर्व की, द पॉलिसी ट्रेड ऑफ की बात करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, फ्लिप्स कर्व के बाद पॉलिसी ट्रेड ऑफ की बात करेंगे कि कैसे पॉलिसीज का यूज करके हम थोड़ा ट्रेड ऑफ, मतलब हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट को, कभी कभी इन्फ्लेशन को। ठीक है, उसकी बात करेंगे, इसके अंदर समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझाएंगे। फिर हम बात करेंगे ओरिजिनल फ्लिप्स कर्व से बढ़ के आगे मॉडर्न फ्लिप्स कर्व। ठीक है, क्यों जानेंगे फ्लिप्स कर्व को चेंज करके मॉडर्न फ्लिप्स कर्व, क्यों, क्या मिस था, क्या मिसिंग थी इस चीज में कि जो हमें मॉडर्न फ्लिप्स कर्व लाना पड़ा। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे रोल ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की बात करेंगे, एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फ्लिप्स कर्व, ये मॉडल होंगे आपके दो। ठीक है, सॉरी, मॉडल होंगे जिसमें दो सिचुएशन होंगी, उनको हम जानेंगे। उसमें हम शिफ्ट्स इन फ्लिप कर्व की बात करेंगे, फ्लिप्स कर्व में कैसे शिफ्ट हो सकता है, किस किस वजह से शिफ्ट होता है। फिर हम लॉन्ग रन में देखेंगे फ्लिप्स कर्व का कैसा कर्व होता है, लॉन्ग रन में क्या सीन होता है। ठीक है, लास्ट में हम जानेंगे द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कॉस्ट हो सकती हैं, हमें क्या क्या चुकाना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट के समय, क्या दिक्कत आ सकती है, ऐसे भी कह सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स होंगी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम। तो टोटल हमें इतना पढ़ना है आज के चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले लेबर मार्केट देखते हैं कि लेबर मार्केट क्या है। ठीक है, तो लेबर मार्केट हम बता चुके हैं पहले ही, सिंपल सी बात है, वो इंसान, वो बंदा जो वर्क करता है। ठीक है, वो पीपल, देखो, इंसान क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वर्क प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो क्या होता है, जो पीपल है, जो भी वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उससे अर्निंग आएगी। अर्निंग का काम क्या है, तो अर्न क्या करेगा, उसकी फैमिली का हेल्प करेगा सुधारने में, इम्प्रूवमेंट में, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में। ठीक है, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान बढ़ेगा। पैसा हो इंसान पे तो इज्जत भी मिलती है ना, तो एक आत्मसम्मान होगा, अंदर से गर्व हुआ, हाँ, हम कमा रहे हैं, ऐसे ही बेरोजगार बन के नहीं घूम रहे हम। ठीक है, तीसरी चीज, कंट्रीब्यूट करेगा वो नेशनल इनकम में, जीडीपी में। ठीक है, कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में भी वो इनकम मदद करती है कि देश की जीडीपी इतनी हो गई, देश की नेशनल इनकम इतनी है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के डेवलपमेंट में भी, है ना। तो ये वर्कर का काम होता है, या वर्क करने वाले इंसान का काम होता है। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले वर्कर क्या होता है, तो हु इज डूइंग सम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग, अपने रोजी रोटी के लिए जो व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है जो प्रोडक्टिव हो। ठीक है, तो उसको हम वर्कर कहते हैं। कोई भी इंडिविजुअल बंदा करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी ऐसा यूज कर रहा है जो एम्प्लॉयमेंट को मतलब एम्प्लॉयमेंट है बंदे के पास। ठीक है, उसमें कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा है जिससे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और उससे क्या करता है, वो अपनी लिविंग को अर्न करता है। लिविंग का मतलब यहाँ है जैसे कपड़ा मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, ऐसे होता है ना। तो उसके लिए जो अर्न करता है उसको वर्कर कहते हैं। जीडीपी सबको पता है ये क्या है, तो मैंने लिख भी दिया था, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। ठीक है, कंट्रीज बॉर्डर में होता है, तो जीडीपी आपको बेसिकली पता है सब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वर्कर भी एंगेज होता है, इस इंडिविजुअल, हर एक वर्कर एंगेज होता है, प्रोडक्ट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है जो फिनिश्ड गुड्स हैं और सर्विसेज, इसमें कहीं ना कहीं वर्कर का हिस्सा होता है। तो जीडीपी को इससे समझते हुए चलेंगे कि कहीं ना कहीं वर्कर भी इसमें मदद करता है जीडीपी की ग्रोथ में। फिर हमने वर्क फोर्स भी बता दिया था। वर्क फोर्स क्या होता है, देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो एंगेज करता है, जो काम करता है, वो वर्कर होता है। और कई सारे नंबर्स ऑफ वर्कर्स को हम बोलते हैं वर्क फोर्स। ठीक है, जब कई सारे वर्कर कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कई सारे नंबर्स ऑफ वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, तो ऑल एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू जीएनपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब पढ़ के आए हो पिछले सेमेस्टर में, जीएनपी, जीडीपी।
ठीक है, NNP नेट और ग्रॉस ये सब पढ़ के आए हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं समझने में। नहीं तो नेशनल इनकम समझ लो, खत्म करो, GNP को नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कंट्रीब्यूट करती है हमारे देश की इनकम में थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो वर्कफोर्स क्या है, जो भी वर्कर एंगेज होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स हम बता चुके हैं, सिविलियन लेबर फोर्स नाम से बताया था। टोटल जो बंदे वर्क कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों के ऐड को हम क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स। मतलब अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड पर्सन, तो टोटल मिला के अनएम्प्लॉयमेंट प्लस एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, एल लेबर फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में तो बताया था पिछले लेबर मार्केट के चैप्टर में, ठीक है, लेक्चर 3 है कि नहीं सॉरी, लेबर मार्केट वाले चैप्टर में जो भी है, ठीक है, चैप्टर 3 है में भी, है ना। तो उसमें हमने बताया था यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, नीचे लेबर फोर्स है, तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। परसेंटेज में बात करेंगे तो इंटू 100 और लगा देंगे, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्लिप्स कर में हम परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज में लिखते हैं, तो इसलिए इंटू 100 भी लगा देंगे यदि परसेंटेज में बात करेंगे तो। ऐसे ही वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, तो पार्टिसिपेशन रेशियो भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्क फोर्स टोटल, ठीक है, या इसी को बोल दो क्या कहते हैं, वर्क फोर्स अपन टोटल पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है, तो ये होता है पार्टिसिपेशन रेशियो। वहाँ बोला था सिविलियन और नॉन सिविलियन, ठीक है, लेबर मार्केट में, तो वही बातें हैं सब, ठीक है। इसमें भी इंटू 100 लगा सकते हो यदि परसेंटेज में बात की जाए तो, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट को समझो, ठीक है, ये तो बेसिक टर्म थी जो पहले हम पढ़ा चुके, तो इतना दिल पे मत लेना, ठीक है, फिर भी 6 मिनट्स मैंने इसी में निकाल दी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट देखो, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयड समझो कॉन्सेप्ट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को रेफर करता है वेयर ऑल एबल एंड विलिंग पर्सन, एबल जो योग्य हैं या जो चाह रहे हैं, मे नॉट फाइंड जॉब्स, और वो क्या जॉब को फाइंड नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते, और एक्टिविटीज टू प्रोवाइड देम, ठीक है, विद मीन्स ऑफ लिविंग। सीधी सी बात है, वो बंदा जो जॉब ढूंढ रहा है या चाह रहा है और योग्य भी है जॉब ढूंढने के, फिर भी उसको वो जॉब मिल नहीं पा रही है, ठीक है, जिससे वो अपनी अर्निंग नहीं कर पा रहा, अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहा, रोजमर्रा के जो भी जरूरतें होती है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मतलब उस रेट को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन को। लेकिन अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, एक इंडिविजुअल आदमी को जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है उसको हम अनएम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल बंदे को जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, और उस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और अनएम्प्लॉयड क्या है। अब देखो बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैं बता दूं होता क्या है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली ये होता है जब आप एक जॉब कोई कर रहे हो पहले से, ठीक है, अब आपको किसी वजह से भी मान लो ये जॉब, या आपकी स्किल्स बढ़ गई, आप किसी और जॉब में जाना चाह रहे हो, या आप बिल्कुल चेंज ही करना चाहते हो, यहाँ मान लो कोई ऐसे ही आप भट्टे पे काम कर रहे थे, अब यहाँ आप खाना बनाने वाली जगह ढाबा पे जाने चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, बस जस्ट मान लो, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से जाने के यहाँ जाने तक जो टाइम होता है ना बीच में, इस समय बंदा जो अनएम्प्लॉयड हो जाता है ना, उसी को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब जब एक जॉब से निकल के बंदा दूसरी जॉब में जाना चाहता है, तो उस समय का जो टाइम लैग होता है ना, जिस बीच में वो कुछ नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी के अंदर फ्रिक्शनल को वेट अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी कह देते हैं, तो वो यही है, ठीक है। इट इज अ टेम्परेरी फेनोमेना, देखो लिखा भी टेम्परेरी फेनोमेना। इट रिजल्ट व्हेन सम वर्कर, कोई भी वर्कर आर टेम्परेरी आउट ऑफ वर्क एंड व्हाइल चेंजिंग जॉब, ठीक है, जब वो अपनी जॉब को चेंज करता है, तो उस समय जो वर्कर के जो टेम्परेरी टाइम होता है ना, जिस समय ना तो वो यहाँ काम कर रहा है और ना यहाँ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू स्ट्राइक, ये किसी स्ट्राइक की वजह से भी हो सकता है कि स्ट्राइक लगा दी हमने हॉस्पिटल में वगैरह, या लॉकडाउन वगैरह हो गया है, तो उस समय शांति से घर बैठा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो सिंपली क्या होता है, जब कोई भी मार्केट में डिमांड किसी चीज की कम हो जाती है, ठीक है, जब मार्केट में पहले डिमांड बहुत थी उस चीज की, अब ट्रेंड चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जिस वजह से उसका इतना ट्रेंड नहीं रहा, तो उसमें जो बंदे ज्यादा रहे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, मतलब जो ज्यादा लोग हमने भर लिए काम करने के लिए, लेबर ज्यादा है मेरे पास, अब जब इसकी डिमांड इतनी नहीं है तो हमें इतना आउटपुट ही नहीं चाहिए, और जब मुझे इतना आउटपुट नहीं चाहिए तो इतनी लेबर को हम क्यों भरे रखें, तो हम कुछ लोगों को निकाल देंगे जॉब से। तो उस समय कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी होता है, और एक लॉन्ग टर्म चेंजिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मान लो पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई,
तो अब जिस बंदा पहले स्किल्ड था जिस टेक्नोलॉजी में, वो टेक्नोलॉजी अब है ही नहीं, काम ही नहीं, उससे और अच्छी कोई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस बंदे का अब कोई काम नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको निकाल देंगे, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हम कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। वही बात कर रहा है कि कोई प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर का मतलब अनएम्प्लॉयड, मतलब मैन पावर का मतलब लेबर फोर्स, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो सिंपल सी बात है, वो लेबर को निकाल देगा, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा इस जगह, ठीक है। लास्ट देख लो, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये आगे फिलिप्स कर में भी इसका यूज होगा जब मॉडर्न फिलिप्स कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये भी सिंपल है काफी। देखो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैपिटलिस्ट एडवांस कंट्रीज जो काफी एडवांस हैं कैपिटल में, ठीक है, ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, ट्रेड साइकिल कभी कभी इधर उधर हो जाती है। ट्रेड साइकिल आप पढ़ के आए होगे पिछले सेमेस्टर की बिल्कुल शुरुआत में, सबसे पहले यही पढ़ा होगा। होती है ना एक ट्रेड साइकिल, कि एक होता है एक्सपेंशन, ठीक है, और रिसेशन फिर एक्सपेंशन। ये होता है जब कोई भी मार्केट में ट्रेड साइकिल होती है तो उसमें एक्सपेंशन होता है, ये पीक होता है, बूम पीरियड बोलते हैं इसको, कि समय फुल एम्प्लॉयमेंट है, सप्लाई बहुत बढ़िया है, डिमांड बहुत अच्छी हो रही है, प्राइस लेवल भी बढ़िया है, इन्फ्लेशन भी लो है, ठीक है। फिर एक कंडीशन आती है रिसेशन की, ठीक है, इस समय क्या होता है, गिरता जाता है, आउटपुट भी कम होता जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाता है, तो ऐसी कंडीशंस आने लगती हैं, प्रोडक्शन कम होने लगता है, ठीक है, और लास्ट में आता है जाके ड्रॉ, ठीक है, और फिर आता है एक्सपेंशन। तो वो ये कह रहा है ट्रेड साइकिल में क्या होता है, ट्रेड साइकिल स्पेशली रिसेशन, जब ये वाली पीरियड आता है ना रिसेशन का, आउटपुट गिरने लगता है, एग्रीगेट डिमांड कम होने लगती है, एग्रीगेट सप्लाई कम होने लगती है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि आउटपुट ही नहीं बन रहा, उतना सप्लाई नहीं है, ठीक है, डिमांड ही नहीं है। तो ये सब जब सिचुएशंस होती हैं तो उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, लोगों को निकाल दिया जाता है या अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो क्या लिखा है, ट्रेड साइकिल्स स्पेशली रिसेशन, रिसेशनरी एंड डिप्रेशनरी, वो एक ही बात है, चाहे रिसेशन क्या हो चाहे डिप्रेशन। फेजेस कॉजेज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज या फिर रिसेशन फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, एग्रीगेट डिमांड कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी, और ओवरऑल आपका एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लोगों को निकाल दिया जाए जॉब से, तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यदि इतना आपको एकदम क्लियर है तो हम बताओ फ्लिप्स कर्व पे चलते हैं अब, ठीक है। फ्लिप्स कर्व को समझते हैं, क्या है फ्लिप्स कर्व। तो बेसिकली सबसे पहले, अच्छा चलो सबसे पहले यही बता दूं, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था A W फिलिप्स, ठीक है, 1950s में ये एक मॉडल लेके आए थे, इन्होंने एक स्टडी की थी, बल्कि 1861 से 1957 के बीच में, ठीक है, इन्होंने एक स्टडी की थी इसी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है। तो बाद में 1958 के समथिंग इन्हीं के नाम पे इस कर्व का नाम दिया था फिलिप्स कर्व, ठीक है। अब ये करता क्या है फिलिप्स कर्व, तो फिलिप्स कर्व देखो पहले डेफिनेशन देखो सिंपल थी, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फिलिप्स कर्व है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इनवर्स रिलेशन है, किस किस का, इन्फ्लेशन रेट का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, इनका इनवर्स रिलेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है आपका फिलिप्स कर्व, ठीक है। अब ये डेफिनेशन देखो, इट शोज एन इनवर्स रिलेशन और ट्रेड ऑफ बिटवीन, ट्रेड ऑफ का मतलब समझो, ट्रेड ऑफ क्या है, ट्रेड ऑफ का मतलब एक तरह से होता है सेक्रीफाइस, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। देखो बंदा क्या चाहता है, हर एक दुनिया में, हर एक देश में, सॉरी हम कह रहे हैं हर एक दुनिया में, हर एक देश में जो भी है बंदा, वो क्या सोचेगा कि इन्फ्लेशन भी कम हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम रहे, ठीक है, मतलब रोजगार भी बढ़े और इन्फ्लेशन भी ना हो। लेकिन हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज चूज करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट देखो कम रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया। और यदि आप चाहोगे इन्फ्लेशन कम हो जाए, इन्फ्लेशन कम करोगे तो ये देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बेरोजगार लोग ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज हमें चूज करनी पड़ेगी, या तो भैया इन्फ्लेशन संभाल लो या अनएम्प्लॉयमेंट, तो वही चीज है, उसी को हम ट्रेड ऑफ कहते हैं, एक तरह से सेक्रीफाइस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ना, एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज खोना पड़ना, तो इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन, वेज इन्फ्लेशन। देखो हमने लेबर मार्केट पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज को सीधा इन्फ्लेशन कह रहे हैं, हालांकि हमेशा इक्वल हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने लेबर मार्केट्स के रिलेटेड पढ़ते हुए आ रहे हैं,
तो ये एज्यूम कर लो, कुछ भी मान लो कि रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस या वेज इन्फ्लेशन, या फिर सीधा कह देते हैं मैं इसको इन्फ्लेशन रेट, एक ही बात है। ठीक है, फिलहाल ये एक नहीं है, अभी इक्वल कह सकते हो, हर कंडीशन में इक्वल नहीं होगा, लेकिन हमने लेबर मार्केट को पढ़ के आ रहे हैं, इतना लॉन्ग रन वैसे भी हमें इतना पढ़ना नहीं है अभी। तो ठीक है, आप मान सकते हो कि इन्फ्लेशन रेट सीधा भी लिख सकते हो, इसीलिए मैंने आपको पहले ये दिखाई दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीज रेट ऑफ मनी वेजेस। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस या वेज इन्फ्लेशन भी कहते हैं, या फिर इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, सीधी बात है, वही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वेज इन्फ्लेशन कम होगा, मतलब इन्फ्लेशन रेट कम होगा। ठीक है, ये देखो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, ये देखो, तो आपका क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इन्फ्लेशन कम है। ठीक है, तो इनमें से एक चीज चूज करनी पड़ेगी, लेकिन हर एक देश की इकोनॉमी क्या चाहेगी, वो यही चाहेगी इन्फ्लेशन भी कम रहे, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो हमेशा ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, मतलब इन दोनों के बीच में एक चीज को चूज करना पड़ता है, और इसी के लिए लाई जाती है आपकी ट्रेड ऑफ पॉलिसी। ठीक है, जो बैलेंस करती है, संभाल के चलती है कि हाँ कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना चाहिए, तो इसके लिए जो पॉलिसी लाई जाती है उसको हम बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ ट्रेड ऑफ। ठीक है, या तो पॉलिसी ट्रेड ऑफ, ठीक है, पॉलिसी ट्रेड ऑफ ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ लिखा है ऐसा, ठीक है, वही चीज लिखी है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, वेज हैव टेंडेंसी, वेज के पास टेंडेंसी होती है, आपको पता है, यदि वेज बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, कब बढ़ेगा, जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है, रोजगार ज्यादा लोगों को मिल रहा है, तभी वेज बढ़ेगा। अब मान लो रोजगार बहुत कम है और तुम कह रहे हो कि वेज बढ़ाओ, तुम कह रहे हो कि वेज को बढ़ाओ, तो भाई वो कहेगा अनएम्प्लॉयमेंट वैसे भी ज्यादा है, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और आके काम करेगा, लेकिन वो वेज नहीं बढ़ाएगा फर्म वाला आदमी। ठीक है, तो जब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, तभी वेज बढ़ता है, ये इसकी एक टेंडेंसी होती है वेज की, तो वो बता दी मैंने यहाँ, क्योंकि लेबर मार्केट से रिलेटेड है ये थोड़ा सा। ठीक है, फ्लिप्स कर्व सजेस्ट दैट वेजेस एंड प्राइसेस एडजस्ट स्लोली टू चेंज इन द एग्रीगेट डिमांड। देखो एक चीज ये रट लो, क्या कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड के समय धीरे धीरे क्या होता है, इनमें भी एडजस्टमेंट होता है, वेजेस में और प्राइसेस में, जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड में भी चेंज होगा। इसको हम आगे जब फ्लिप्स कर्व, मॉडर्न फ्लिप्स कर्व पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान रखना ना कि इनमें भी एडजस्टमेंट होता है, चेंजेस होते हैं धीरे धीरे जब एग्रीगेट डिमांड में चेंज होता है। ठीक है, पॉलिसी ट्रेड ऑफ देखो अब क्या है, मैंने वही बात बताई कि पॉलिसी ट्रेड ऑफ क्या है, कि इसी चीज को बैलेंस करने के लिए इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, कितना अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इसको बैलेंस करने वाली जो पॉलिसी है उसको हम बोलते हैं पॉलिसी ट्रेड ऑफ। ठीक है, शुरुआत में वही बात उन्होंने लिखी है कि इसी चीज को क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बेज इन्फ्लेशन, इसको हम प्राइस इन्फ्लेशन कह सकते हैं, सिंपली इन्फ्लेशन रेट कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। ठीक है, वही चीज उन्होंने सीधी इन्होंने कह दी है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन देखेंगे फिलिप्स कर्व के अंदर, यही बात उन्होंने लिखी है, सिंपल सी। ठीक है, फिर देखो एवरी इकोनॉमिक पॉलिसी हैज टू गोल्स, देखो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके दो गोल होते हैं, लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट, कि इन्फ्लेशन महंगाई भी ना हो और रोजगार भी बहुत बढ़े, मतलब बेरोजगार भी ना हो इंसान। लेकिन हमेशा क्या करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ एग्जिट होता है, लेकिन ये शॉर्ट रन में होता है। ठीक है, ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट होता है इन शॉर्ट रन। ठीक है, परमानेंट इन्फ्लेशन, बट नो परमानेंट इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ। ठीक है, नो परमानेंट इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ, ये जो ट्रेड ऑफ है इनके बीच का, इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट का, ये परमानेंट नहीं होता, लॉन्ग रन में भी नहीं होता। ठीक है इतना, तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। पॉलिसी मेकर्स कैन चूज चूज different combinations of unemployment and inflation as given by downward sloping quit flat flips curve। देखो जो पॉलिसी मेकर हैं या ट्रेड ऑफ पॉलिसी मेकर्स हैं, ये क्या कोशिश करते हैं, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस को देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के और इन्फ्लेशन के, और कोशिश करते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग रहे ऐसा, और ज्यादातर ये फ्लैट सा हो, इतना गहरा ना हो, ऐसा बना रहा है, थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट होता है कि बैलेंस बना रहा है इन्फ्लेशन भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी, तो ये कोशिश करते हैं। तो यदि ज्यादा अच्छा बनाना चाहो तो कर्व ऐसा बना के आना, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लैट ज्यादा लगे, गहराई कम हो थोड़ी, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, चलो मॉडर्न फ्लिप्स कर्व पे आते हैं। पहली बात करेंगे कि मॉडर्न फ्लिप्स कर्व की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो इसलिए पड़ी, जो ओरिजिनल फ्लिप्स कर्व था कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इन्फ्लेशन, ये अच्छे से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो बिहेवियर है उसको नहीं बता पा रहा था, क्योंकि कई बार अनएम्प्लॉयमेंट किसी और फैक्टर की वजह से भी चेंज हो रहा था, कहीं इन्फ्लेशन किसी और फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा था, ज्यादातर इन्फ्लेशन किसी और फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा था जो हमने यहाँ पे इग्नोर कर रखा था।
क्लासिकल या ट्रेडिशनल फ्लिप्स कर्व में हमने इग्नोर कर रखी थी एक चीज। ठीक है, तो ब्रिटेन में, यूएस में ये चीज 1960 के बाद एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, इसलिए मतलब क्या है, समथिंग वॉज मिसिंग। तो क्या मिसिंग था, वो था एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। हमने यहाँ पे पाई लिया था इन्फ्लेशन रेट, लेकिन हमने एक्सपेक्टेड की कोई बात ही नहीं की थी, है ना। अब इसको ये इंक्लूड करेंगे तब हम पढ़ते हैं मॉडर्न फ्लिप्स कर्व। अब देखो, इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, इसका रूल क्या है, क्यों मिलाया गया है, मतलब क्या इस पे इन्फ्लेशन के बिहेवियर में क्या दिक्कत कर देता है ये। तो सिंपल सी बात है, सोचो, सुनो, समझो। मैंने इतना लिखा नहीं है क्योंकि समझाने वाली बात है, समझो। ठीक है, इनकी थ्योरी व्योरी बाद में देखेंगे, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, देखो, यदि क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अब मेरी बात सुनो। मान लो यदि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को जो वेज वाला आदमी है, वर्कर है, ठीक है, वर्कर, अब ये वर्कर है, ये क्या कहेगा, मैं वेज लिख दे रहा हूँ, वेज का मतलब अलग है, तो उसकी जो सैलरी है वो वेज होती है, ठीक है, ध्यान है ना। तो अब मान लो ये वर्कर सोच रहा है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट आगे जाके बढ़ जाएगी। ठीक है, उसने क्या सोचा कि एक्सपेक्टेड मांगे मतलब आगे जाके महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये क्या सोचेगा कि हमारा रियल वेज बढ़े, ये यही तो सोचेगा कि हमारा रियल वेज बढ़े भाई साहब, फिर तभी सैलरी लेगा ना थोड़ी ज्यादा, क्योंकि इसे पता है आगे जाके इन्होंने ये एक्सपेक्ट कर लिया है, आशा कर ली है कि आगे जाके महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। तो इस चक्कर में ये कहेंगे कि हमारा रियल वेज बढ़े, नॉमिनल से मतलब नहीं। लेकिन रियल वेज बढ़ेगा कैसे, जब नॉमिनल को बढ़ाओगे। ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, नॉमिनल वेज को इनके बढ़ा देगी, नॉमिनल वेज को क्या करेगी ये, बढ़ा देगी। अब जब नॉमिनल वेज को बढ़ाएगी ये, ठीक है, तो ऐसे ही तो बढ़ा नहीं देगी, अब इनको पैसे दिए हैं तो कहीं तो निकालेगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, VRDN लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस लेवल बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। तो बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ी और बढ़ जाएगा, है ना। और इस चीज को हमने अभी तक इग्नोर कर रखा था, कहीं बात तक नहीं की थी। तो सिंपल सी बात है, यदि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, जो बात मैंने पिछले चैप्टर में आपको कहा था कि इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे पड़ेगा और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन पे भी पड़ेगा, ये बात अब क्लियर हुई यहाँ आके। क्या हुआ, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वर्कर ने सोच ली कि भाई आगे जाके महंगाई बढ़ेगी, तो वो क्या किया, उसने कहा कि हमारी वेज बढ़ाओ भाई, रियल वेज, उन्हें नॉमिनल वेज से इतना मतलब नहीं होता। लेकिन रियल वेज का फॉर्मूला क्या था, ध्यान हो तो, नॉमिनल वेज अपॉन प्राइस लेवल। तो जब ये चीज वैल्यू बढ़ जाएगी तो ओवरऑल बढ़ जाएगी, तो रियल वेज बढ़ जाएगा। तो फर्म क्या करेगी, इनकी सैलरी बढ़ा देगी, यानी नॉमिनल वेज बढ़ा देगी, क्वांटिटी, जो भी पैसे की कैश दे रहे हैं या जो भी है मनी की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। अब जब नॉमिनल वेज बढ़ाया तो कहीं से तो पैसे निकाल लेंगे वो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे फर्म वाले। अब जो प्रोड्यूस करके जो प्रोडक्ट बनाए उसकी कहीं ना कहीं प्राइस भी बढ़ जाएगी, MRP बढ़ जाएगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जब प्राइस लेवल उसकी बढ़ जाएगी तो ओवरऑल क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना। तो इसकी वजह से ये हुआ ना, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वजह से रियल एक्चुअल इन्फ्लेशन पे असर आया और ये बढ़ गया। ठीक है, तो यही रोल है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का। अब ये बात किसने मतलब समझाई, तो ये मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फिलिप्स थे। इनकी एक थ्योरी है, इन्होंने कहा कि मेंटेन दैट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कंपनसेट फॉर एक्सपेक्टेड प्राइस, वो सॉरी इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, यही चीज इन्होंने यहाँ लिखी है जो मैंने इतनी अभी तक समझा रहा था। ठीक है, तो ये चीज ये थ्योरी किसने समझाई, मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फेल्प्स। यदि ये चीज आए तो आप इनके नाम भी लिख सकते हो, ये दो इकोनॉमिस्ट्स के। ठीक है, तो आपको रोल ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आई होप समझ में आ गया होगा। बताओ, तो आगे बढ़े अब सिचुएशंस पे चलते हैं हम। फ्लिप्स कर्व के, मॉडर्न फ्लिप्स कर्व के हम थोड़े कप्स को देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, तो यहाँ मॉडल पढ़ने वाले हैं बेसिकली, इसको मॉडल कह सकते हैं, ये एक मॉडल है। ठीक है, देखो, एक्सपेक्शन ऑगमेंटेड फ्लिप्स कर्व, ये एक मॉडल है जो आपको समझाएगा कि किस तरीके से ये जो आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, वो असर डालेगी हमारे फ्लिप्स कर्व पे। ठीक है, तो इसमें दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 और दूसरी सिचुएशन 2। तो पहले हम बात करेंगे सिचुएशन 1 की। इसमें हम बात करेंगे जीरो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन और जीरो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी क्लासिकल मॉडल को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसको मॉडर्न फ्लिप्स कर्व कहते हैं। ठीक है, उसी को थोड़ा एक्सटेंड किया है, दो सिचुएशन बनाई हमने। क्या बनाई, पहली, जीरो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन।
जीरो अनएंटिसिपेटेड का मतलब समझो, ये अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई, हम कोई भी जो चीज आगे जाके बढ़ेगी, मान लो मनी की सप्लाई बढ़ रही है या प्राइस लेवल बढ़ रही है या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो हमारे कंट्रोल में है। क्या कितना बढ़ेगा मुझे पता है, प्रॉपर मुझे पता है कि हाँ अगले महीने इतना बढ़ेगा, अगले महीने इतना बढ़ेगा, प्राइस लेवल कब स्टेबल है, कितनी बढ़नी है कितनी घटनी है, हमें पता है। ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा जीरो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और कोई ऐसा भी नहीं है रिसेशन विसेशन हो रहा है, ठीक है, कि कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। जीरो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ, पहली बात। मतलब यदि फॉर्मूले की बात करें तो इनको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये था एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट और ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये जीरो होगा बेसिकली, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, जो आपका नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट होगा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, ये सीन इस समय होगा। एक तो यहाँ एज्यूम किया है कुछ कुछ, देखो क्या है। पहले बताओ ये चीज समझ में आई, सिचुएशन क्या है? जीरो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, बोले तो इस समय प्राइस लेवल जितनी बढ़ेगी हमें पता है कितनी बढ़ेगी, मनी सप्लाई कितनी बढ़ेगी हमें पता है, हाँ 1% इस महीने में बढ़ेगी, अगली साल में 2% बढ़ेगी, हमें पता है पहले से ही। ठीक है, और जीरो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई भी ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, रिसेशन का सीन नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो यहाँ एजम्पशन यही है कि इकोनॉमी इज फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। पहला एज्यूम हमने ये किया है, मान लिया पहले ही कि इकोनॉमी हमारी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, मतलब कि जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है हमारा, वो और नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। आउटपुट क्या हमारा, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट है मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, आउटपुट मनी सप्लाई ग्रो एज कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये, ठीक है, कांस्टेंट परसेंट पर ईयर, इट इज फुली एंटिसिपेटेड। अब देखो यहाँ पे ये जीरो एंटिसिपेटेड का मतलब या फुली एंटिसिपेटेड, बात तो एक ही है। यदि एंटिसिपेटेड होता तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं, कितनी प्राइस लेवल बढ़ रही है कितनी मनी सप्लाई नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ हम पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, हाँ इतनी बढ़ेगी इतनी साल में इतनी बढ़ेगी। वही कह रहा है कि मनी सप्लाई ग्रो एज कांस्टेंट परसेंट पर ईयर। तो जब कांस्टेंट हो रही है हर साल में, मान लो 1% बढ़ रही, तो हमें पता है अगले साल में 2% हो जाएगी, उससे अगले साल 3% हो जाएगी, प्राइस लेवल 1 से लेकर 2 हो जाएगी, अगले साल 3 हो जाएगी, हमें पता है ये चीज। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि मनी सप्लाई ग्रो एज कांस्टेंट परसेंट पर ईयर, इट इज फुल्ली एंटिसिपेटेड, मतलब पूरी प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है क्या होने वाला है आगे। ठीक है, अब देखते हैं सीधा इसके कर्व को। ठीक है, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कब लिया है। ठीक है, एक तरफ मैंने प्राइस लेवल लिखा, एक तरफ आउटपुट लिखा, और अभी के लिए थोड़ा सा ये वाला कर्व भूल जाओ आप, और ये वाला भूल जाओ। अभी AD1 और SRAS1 और LRAS, इसको देखो। ठीक है, ये लॉन्ग रन में, पहली बात तो सिंपल सी याद कर लो, लॉन्ग रन में फ्लिप्स कर्व, सॉरी फ्लिप्स कर्व तो बाद में बताऊंगा, होता है ये वैसे भी। लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई आपका बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, पैरेलल टू बाई एक्सिस। ठीक है, बाई एक्सिस ये है ना, बाई एक्सिस इसके पैरेलल हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, या हम कह सकते हैं सीधा वर्टिकल खड़ा होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, अब देखो, अभी इसको भूल जाओ, इसको इग्नोर करो, और अभी सिर्फ इस वाले को और इस वाले को देखो, और सुनो मेरी बात। अब देखो, मान लो एग्रीगेट डिमांड था आपका AD1, कितना था, AD1, और उस समय आपका एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई था आपका SRAS1, उस समय प्राइस लेवल था मान लो P1। ठीक है, क्या था प्राइस लेवल, P1 था। ठीक है, प्राइस लेवल क्या था, P1, और ये रहा आपका फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम जो आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या सीन हुआ, मान लो, अब क्या सीन हुआ, किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ा। ठीक है, लगता है कोल्ड हो गया। हाँ, किसी वजह से, क्या देखो, किसी वजह से कैसे कर सकते हैं। अब अभी मैंने क्या कहा था यहाँ पे, मनी सप्लाई ग्रो एज कांस्टेंट परसेंट पर ईयर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये मान लो ये सिस्टम जो AD1, SRAS1 और P1, प्राइस लेवल और बाई ये आउटपुट, ये आपका ईयर वन है कोई, ठीक है, मान लो कोई 2023 है या 22 है, ईयर वन। इस समय आपका क्या है, SRAS1 इक्वल टू AD1 है। ठीक है, इस समय प्राइस कितनी है आपकी, P1 है। ठीक है, और आउटपुट क्या है आपका, बाई 1 है। अब ईयर 2 में क्या होता है, ये पूरा आपको लिख के आना है तरीके से, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे। ठीक है, इस समय पॉइंट E है ये, ठीक है, पॉइंट E आपको ये चीज दर्शा रहा है। अब ये पॉइंट E2 हुआ क्या, इस समय हुआ अगले साल में, ईयर 2 में क्या हुआ, एग्रीगेट वो सॉरी, आपकी सप्लाई, मनी की सप्लाई बढ़ी। अब मनी की सप्लाई जब बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंच गया है तो डिमांड होगी। ठीक है, डिमांड होगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है,
अब एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ेगी आपकी कांस्टेंट परसेंट से बढ़ेगी, क्योंकि कांस्टेंट परसेंट से ही आपके मनी की सप्लाई बढ़ी है। तो मान लो AD1 से बढ़ के वो कितनी हो गई आपकी, AD2 हो गई कांस्टेंट परसेंट से, ठीक है, बाई सेम परसेंट, ठीक है। अब क्या होगा, इस वजह से प्राइस भी आपकी कांस्टेंट जाके सेम लेवल पे जाके बढ़ के P2 हो जाएगी इस समय, ठीक है। जैसे AD1 से AD2 हुआ कांस्टेंट से ही, तो कांस्टेंट स्पीड से जाके ऊपर, मतलब कांस्टेंट स्पीड लगा रहा हूँ, फिजिक्स आ रही है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, मतलब P1 भी उसी लेवल से बढ़ के P2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका SRAS शिफ्ट होके ऊपर की ओर आ जाएगा। अब कहोगे एग्रीगेट सप्लाई क्यों शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, आई बात समझे, आप लोग ये सोचोगे, तो बताता हूँ, अभी रुक जाओ, ये क्यों होगा। तो देखो, दो वजह है इसकी। पहली, सबसे बड़ी वजह, जीरो अनएंटिसिपेटेड है, यहाँ जीरो अनएंटिसिपेटेड, समझ आना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इन्फ्लेशन, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, जीरो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है, मतलब जो वर्कर है आपका भैया, वो पहले से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कितना पैसा हो जाएगा कितना नहीं हो जाएगा। फर्म वालों को पता है, उनको भी पता है इतना ही पैसा बढ़ने वाला है आगे, प्राइस लेवल P1 से P2 ही होगी, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई में ज्यादा चेंज नहीं करेगा, मतलब एग्रीगेट सप्लाई को क्या कहते हैं, बढ़ाएगा नहीं। और क्यों नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि यदि वो बढ़ाता है तो मैन्यू कॉस्ट का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मेन्यू कॉस्ट का खर्चा आ जाएगा, इधर उधर करता है तो, ठीक है, प्राइस चेंज हो जाएगी, मान लो कुछ भी होगा, तो मेन्यू कॉस्ट को बार बार इधर उधर करना पड़ेगा, और जितने भी मैंने कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बताए थे ना, वो सारे यहाँ आ जाएंगे वापस, ठीक है, शू लेदर एटसेट्रा वगैरह, वो सब आ जाएंगे। तो वो सीन से बचने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पे सीधी बात मैंने लिखी होगी शायद, हाँ ये लिखी, नॉमिनल वेज रिजिडिटी है यहाँ पे पहले से ही, ठीक है। फर्म वालों को भी पता है कितना प्राइस बढ़ने वाला है, तो इधर उधर वो सप्लाई को करेगा नहीं। मेन्यू कॉस्ट का खर्चा बचाने के लिए वो क्या करेगा, सिंपल सा ऊपर इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए ये शिफ्ट होके ऊपर की ओर कांस्टेंट स्पीड से, जितना ये हुआ है, जितना ये हुआ है, उतना ही ये होके ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आपका बनेगा नया इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आप कह रहे प्राइस लेवल लिखा है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो लिखा नहीं, बात वही है ना, मैंने क्या कहा था, ओवरऑल प्राइस लेवल के बढ़ने को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने इन्फ्लेशन की जब डेफिनेशन बताई थी तब आपसे यही कहा था, ओवरऑल प्राइस लेवल को बढ़ने की इंक्रीजमेंट को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये इन्फ्लेशन ही बढ़ा एक तरह से, ठीक है। तो हमको पता था P1 से P2 ही बढ़ेगा, तो इस वजह से एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन का ऐसा हो जाएगा। ये तो आपको अभी लॉन्ग रन पढ़ानी है, तो अभी रट लो, ठीक है। और कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। अब रिजल्ट में देखो, एंटिसिपेटेड ग्रोथ इन मनी सप्लाई इक्वल टू, देखो वही चीज लिख रहा है कि एंटिसिपेटेड ग्रोथ मनी सप्लाई मतलब कांस्टेंट थी, इक्वल टू राइज इन एग्रीगेट डिमांड, उतनी लेवल से एग्रीगेट डिमांड राइज हुआ, और इतने इक्वल राइज इन प्राइस, उसी लेवल से क्या हुआ, प्राइस लेवल बढ़ी, और राइज इन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल भी यहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता था 2% बढ़ेगी अगले साल, 4% तीसरी साल, हमको पता है पहले से, तो एक्सपेक्टेड प्राइस इसके इक्वल ही होगी, मतलब P2 इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस भी होगी, ठीक है। और फॉल इन SRAS, ठीक है, क्यों, वो नहीं चाहेगा मेन्यू कॉस्ट का खर्चा बढ़े, ठीक है। नॉमिनल वेज की यहाँ रिजिडिटी रहेगी, क्यों, सिर्फ और भी लिख सकते हो यहाँ पे, सीधी बात है, जीरो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है, तो इस वजह से वो इधर उधर नहीं ज्यादा करेंगे ड्रामा, और सीधा अपना शिफ्ट करके ऊपर ले जाएंगे। वैसे भी शॉर्ट रन है भाई, ऐसा है नहीं लॉन्ग रन में हमारा नुकसान हो जाएगा, तो वो इतना सोचेंगे नहीं, आराम से शिफ्ट कर लेंगे। और अभी भी समझ में नहीं आया तो रट लो, ठीक है। और क्या ही समझाऊं, बहुत टाइम तो है नहीं वैसे भी, ठीक है। चलो आगे देखो, आउटपुट इज कांस्टेंट, आउटपुट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे था, ठीक है। और यू इक्वल टू, ये चीज मैंने पहले बता दी, या साइक्लिकल की वजह से, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ठीक है, यहाँ पे यू इक्वल टू यू रहेगा, इसी को हम बोलेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो, ठीक है। तो ये रिजल्ट में आप ऐसे लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक सिचुएशन होगी, सिचुएशन 1, जिसमें हमने क्या है, हमें पता है कितना परसेंट बढ़ने वाला है, मनी सप्लाई कितना कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, सब कांस्टेंट था, तो हमें पहले से पता था। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमें नहीं पता है, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है, हमें नहीं पता कितना बढ़ जाएगा, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, सॉरी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, हमें नहीं पता, हम अपना सोच के कुछ भी बना लेंगे, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हाँ क्या होगा अगली साल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसी को क्लासिकल मॉडल को एक सिचुएशन दे के बढ़ाया है थोड़ा, मॉडर्न फिलिप्स कर्व इसीलिए इसको कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड नेगेटिव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है,
साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट था, नेगेटिव का मतलब कम है, अनएम्प्लॉयमेंट पहले से भी कम हो गया है, यही तो मतलब हुआ। आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। और अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे इस बार कि आगे इन्फ्लेशन कितना होने वाला है पहले से, ठीक है। आप समझते हैं इस कर्व को। पहली वही सिचुएशन AD1 SRAS1, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम था, प्राइस लेवल यहाँ P थी, P1 लिख देते हैं इसको P2 कर देते हैं, चलो P2 को P3, ठीक है। अब ये सीन था पहला, पहले इसको देखो सिर्फ, इस वाले को और इस वाले कर्व को, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम था। अब हमने क्या सोच रखा था, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ के P2 होगा, ठीक है, ये हमने सोच रखा था, जैसे इसमें पहले वाले में यहाँ क्या P2 होगा, AD2 होगा, SRAS यहाँ कट कर देगा, ठीक है, ये हमने सोच रखा था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भाई एक्चुअल में इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, एक्चुअल, या ऐसे लिखते हैं एक्चुअल जो है वो ज्यादा हो गया आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से, तो वो जाके आपका P3 प्राइस लेवल हो गई, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड यहाँ कर्व शिफ्ट होके यहाँ जाके कर रहा है। ये हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा जाके, लेकिन ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इस वजह से क्या हुआ, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ था, अब ये एम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुंच गया है, एक्स्ट्रा होके यहाँ पहुंच गया एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट पहले से कम हुआ है, तो इसका मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, ठीक है, यही बात हुई ना। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, इक्वल टू माइनस ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल और ये आपका क्या है, नेचुरल, ठीक है। अब नेचुरल कम है, ये और कम हो गया, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है ना, ये देखो यहां से क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो ये और कम हो जाएगा ना, ये वाला यू जो एक्चुअल है ये और कम हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगी ना ओवरऑल वैल्यू, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अनएंटिसिपेटेड मतलब हमने नहीं सोचा था क्या सीन होगा आगे जाके, और ये सीन हो गया आगे जाके। मान लो एक्चुअल इन्फ्लेशन जो था वो ज्यादा हो गया है, और हमने जो सोचा था कि इतना होगा P2 और AD2 पे कट करेगा, ये हमने सोच रखा था, लेकिन ऐसा ना होके क्या हुआ, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो गई, जिस वजह से एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कट कर रहा है SRAS2 को, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में वापस आएगी सिचुएशन और यहीं आके इक्विलिब्रियम बनाएगी, लेकिन शॉर्ट रन तक ये रहेगा सिस्टम। यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं क्या होगा एक एक करके। एक्चुअल प्राइस लेवल इज हायर देन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, एक्सपेक्टेड हमारी P2 थी भाई, वही मैंने लिख दिया इधर देखो, P2 या एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, लेकिन रियल में प्राइस लेवल P2 से P3 हो गई है। आई बात समझ में, P2 से क्या हो गई P3, तो ये बढ़ गई है भाई साहब, ठीक है। ये इसी को हम कहेंगे, इसी गैप को हम कह सकते हैं अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, क्या बोलेंगे, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। हमने सोच ही नहीं पाया था भाई, पहले से प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाया था इतना हो जाएगा, तो P2 के P3 के गैप को इसी को हम बोल सकते हैं, ये चीज, ठीक है। समझ में आ गया होगा यार, सिंपल है, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट इज हायर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट क्या हुआ आपका, ये है ना बाई, और हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या था, बाई बार, तो ये ज्यादा हो गया ना, तो वही चीज यहाँ लिखी है कि बाई आपका ज्यादा हो गया है इससे, ठीक है, बन नहीं है, ठीक है, तो ये सीन हो गया। एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज लेस देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो वही चीज एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट और कम हो जाएगा ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट और कम हो जाएगा, तो वही चीज लिखिए कि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज लेस देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और तुमको पता होना चाहिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब यही बाई, ठीक है। पता है ना आपको, मैंने बताया था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पता है ना, ध्यान है ना, ना हो तो कमेंट कर देना, मैं उसी में समझा दूंगा, ठीक है, वरना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, कि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज लेस देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आपका यू और कम हो गया है, तो यू में से पहले ही से हम कुछ और निकाल रहे थे, अब यू पहले से कम है इससे भी, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो वही चीज लिखिए कि नेगेटिव अनएम्प्लॉयमेंट, नेगेटिव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव लिखा है, ठीक है। एक्चुअल इन्फ्लेशन इज हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। एक्सपेक्ट हमने क्या किया था P2 वाला कि P2 होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ P3 हो गया, हमने यहाँ P2 सोचा था लेकिन हो क्या P3 हो गया, तो एक्चुअल में जो इन्फ्लेशन है वो क्या हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये बात मैंने इधर लिख दी है, ये देखो ये, ठीक है, वही चीज लिखी है।
फिर लेकिन लॉन्ग रन में मैंने बताया, लॉन्ग रन में क्या होगा, इकोनॉमी रिटर्न करेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वापस आके इसी जगह आ जाएगी। ठीक है, जब लॉन्ग रन की बात करेंगे, शॉर्ट रन में यहाँ आएगी। ठीक है, क्लियर है ये दोनों सिचुएशंस, जब अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है और जीरो अनएंटिसिपेटेड, या फिर इसको कह सकते हैं फुल्ली एंटिसिपेटेड। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशंस थी फ्लिप्स कर्व की। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की कि अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इनका रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन सिंपल है, ये देखो ये लिखा है रिलेशन, बाकायदा लिख दिया है मैंने। होता क्या है, ये आपका क्या है, एक्चुअल इन्फ्लेशन माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इक्वल टू माइनस एच, बताता हूँ अभी एच क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपका रिलेशन है इनके बीच में। आपको ये भी पता है ये क्या है, एक्चुअल इन्फ्लेशन, ये आपको पता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, ये यू आपको पता है एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एच क्या है, एच देखो एच इज अ पॉजिटिव नंबर। एच क्या एक पॉजिटिव नंबर है जो मेजर करता है किसके, स्लोप को, इन दोनों के स्लोप के। ठीक है, इन दोनों के स्लोप को जो मेजर करता है वो एक वेरिएबल है जिसको हमने एच बोला है। फिजिक्स में पढ़े हैं ना, कई डेरिवेशन होते थे तो उसमें वेरिएबल आ जाता था। ठीक है, ऐसे मानते थे, फिर जब इसको हटाते थे ऐसे लिखते थे ना, जैसे कोई p इक्वल टू, जो अरे फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, रहने दो, चलो मैं भी तो भूल गया यार, कब से फिजिक्स नहीं पढ़ी। चलो कोई बात नहीं, होता है ना, तो उसको जब इसको हटाते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं तो एक वेरिएबल आ जाता है, वही सीन है या एच वही वेरिएबल है। ठीक है, जो क्या है एक पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स द स्लोप ऑफ ये आपका इन्फ्लेशन वाला और अनएम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, इसके स्लोप के रिलेशनशिप को मेजर करता है उसी को हम एच कहते हैं, और ये एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर। अब तीन सिचुएशन समझो, बहुत ही सिंपल है, यदि आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई हैं तो आपको ये वाली बात तुरंत समझ में आ जाएगी। सिचुएशन वाली क्या है देखो, दो दो बार मैंने लिखा है, ये बाद में भी लिखा है, तो सुनो पहले और ध्यान से समझो। ये यू क्या है, पहले यू लिख लो, यू क्या है, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट, और यू बार क्या है आपका, नेचुरल लेवल ऑफ, नेचुरल लेवल लिख दो या रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ही लिख दे रहा हूँ, चलो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और पाई क्या है आपका, पाई एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, और एक्सपेक्टेड, ये क्या है आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है, व्हेन यू माइनस यू बार इज नेगेटिव, मतलब क्या कह रहा है, जब ये चीज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब नेगेटिव कब होगा, जब इसकी वैल्यू और ज्यादा कम होगी यू की इससे भी। तो देखो ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो तुम्हें पता है फ्लिप्स करो अभी पढ़ के आ रहे, जब अनएम्प्लॉयमेंट ये चीज कम होगी तो क्या ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। इन्फ्लेशन ज्यादा होगा मतलब एक्चुअल वाला आपका, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो जाएगी ना इससे, एक्सपेक्टेड से। तो हम कह सकते हैं ये चीज पूरी ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी। ये वैल्यू ज्यादा हो गई, ये देखो मैंने लिखा है, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी, 10 में से 5 घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, पॉजिटिव ही आएगी ना। और यहाँ उल्टा है। ठीक है, तो ये जब नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये फिलिप्स कर्व हमें बताता है। दूसरी सिचुएशन समझो, इसमें क्या है, यू माइनस यू बार, मतलब कि ये आपका जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉजिटिव, मतलब अब यू ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो आपका इन्फ्लेशन क्या होगा, कम हो जाएगा ना। इन्फ्लेशन आपका क्या होगा, कम होगा, मतलब निगेटिव। तो एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होगा आपका पाई, ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, जब ये कम है ये ज्यादा है, अब मान लो ये 5 है ये 10 है, माइनस वन लगाए तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ना, तो नेगेटिव हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। यदि ऊपर तुम्हें ध्यान है क्या अनएम्प्लॉयमेंट था, क्या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, क्या एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट था, क्या अनएक्सपेक्टेड मतलब एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन लेकिन अब अगली देखो, जब ये इक्वल होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें आपका क्या होगा, सिंपल सा, इन्फ्लेशन इक्वल टू एक्चुअल इन्फ्लेशन इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो ये क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इसी को इक्वेशन फर्स्ट बोला है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई ई इक्वल टू माइनस एच यू माइनस यू आर। तो इसी को हम लिख सकते हैं, पाई को पाई लिखा, माइनस है इधर भेजा तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। तो इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो चीज मैंने यहाँ ये समझाई है इसी को हमने थोड़ी तरीके से यहाँ समझा दी है, तुम भी ऐसे भर के आ सकते हो।
सिंपल सी बात है, ये मैंने इधर देखो बनाई हुई है ये चीज, ठीक है। वही चीज यहाँ इन्होंने लिखी है, इन्होंने क्या कहा है, यदि यू बार ज्यादा है, नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यू कम है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा मतलब एक्चुअल इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, है ना। तो ये ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा है तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड से ये ज्यादा है, तो वही चीज यहाँ लिख दी। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है, यदि यू ज्यादा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इन्फ्लेशन कम होगा, इनका इनवर्स रिलेशन है ना, तो एक्चुअल वाला जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ लिखी है, समझ में आ गई होगी, इसमें कंफ्यूज तो नहीं है एक्चुअल में और रियल में, सॉरी एक्चुअल में और एक्सपेक्टेड में, और इधर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए यार, काफी सिंपल है और बहुत ही प्यार से पढ़ाया है मैंने, प्यार से समझाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत ही छोटे से टॉपिक की, शिफ्ट्स इन फ्लिप कर्व, ठीक है, कि फ्लिप्स कर्व में शिफ्ट क्यों होगा। तो आपको पता है, आपने कर्व पढ़ लिया फ्लिप्स कर्व का, तो इसमें एक चीज देखी थी, नीचे की ओर था अनएम्प्लॉयमेंट और इधर आपका क्या था, क्या था, इन्फ्लेशन। तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन अब शिफ्ट किस वजह से होगा, या तो इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने घटने से शिफ्ट होगा, सिंपल सी बात है, या आपके अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने घटने से शिफ्ट होगा। तो दो वजह से शिफ्ट होगा, तो टू फैक्टर्स दैट कैन शिफ्ट फ्लिप्स कर्व। पहला एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, एक्चुअल इन्फ्लेशन तभी बदलेगी, वो चीज बाद की बात है, अभी हम फ्लिप्स कर्व पढ़ रहे हैं तो ये चीज मॉडर्न फ्लिप्स कर्व है, तो ये चीज देखो, मेन चीज क्या है, एक्सपेक्टेड जब चेंज होगी तभी तो एक्चुअल भी चेंज होगा, अभी बताया था ना ऊपर, ये वाला थ्योरी बताई थी मैंने, कहाँ गई ये ये वाली भी बताई थी, रोल ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में, कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन में भी चेंज आएगा, ठीक है, इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा। तो वही चीज कह रहा है, यदि शिफ्ट में हम बात कर रहे हैं कि यदि आपका जो एक्सपेक्टेड कहाँ गया, यदि आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, ठीक है, तो मान लो पहले P1 थी प्राइस लेवल, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, तुम पाई लिख दो, लेकिन प्राइस लेवल के ग्राफ बनाए जाते हैं तो प्राइस लेवल, ओवरऑल प्राइस लेवल को ही तो इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो P1 थी, इस समय आपका U1 आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो ये आपका AD यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसको हम बना दे रहे क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, चलो ठीक है। तो ये था, अब क्या हुआ, अब आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ गई, ठीक है। तो आपका ये शिफ्ट होके, ये आपका U1 तो उतना ही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ही है, तो ये शिफ्ट होके ऊपर की ओर चला गया, तो आपका क्या हुआ, फ्लिप्स कर्व 1 शिफ्ट होके PC2 फ्लिप्स कर्व 2, एक ही जगह आपका कहाँ पहुंच गया, B, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने की वजह से हुआ। अब मान लो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया आपका, क्या हुआ, आपका नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है यही बढ़ गया, तो पहले U1 था, अब मान लो ये U2 हो गया, प्राइस लेवल यहाँ फिक्स होगी और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट फिक्स होगा, शिफ्ट ही तो करना है, तो शिफ्ट ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस लेवल हमने वही कांस्टेंट मान ली है, ठीक है, प्राइस लेवल हमने कांस्टेंट मान ली, अब U1 बढ़ के U2 हो गया, तो सिंपल सी बात है, प्राइस लेवल को यहाँ कट करेगा आपका PC, ठीक है, फ्लिप्स कर। तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, आपका इन्फ्लेशन और सॉरी फ्लिप्स कर शिफ्ट हो गया, एक तो फ्लिप से हमें फिजिक्स आ जाता है बार बार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये फ्लिप्स कर्व शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। अब लास्ट टॉपिक है, नहीं अभी दो बाकी हैं, अभी हम बात करेंगे इसके बाद लॉन्ग रन मॉडर्न फ्लिप्स कर्व की, बहुत ही सिंपल है, लॉन्ग रन मॉडर्न फ्लिप्स कर्व। लॉन्ग रन में सीन क्या होता है, देखो ये क्लासिकल आपके इकोनॉमिस्ट हुए, कीन्स हुए, जेम कीन्स जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, इन दोनों लोगों ने ये चीज एग्री की है कि इस समय क्या होता है लॉन्ग रन में, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, ठीक है, ये क्या आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है और ये क्या आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, ये होता है इक्वल, और इसकी वजह से जब ये इक्वल होगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल और क्या बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड ऑफ नहीं होगा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, कोई ऐसा नहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक की वजह से दूसरा, ऐसा कोई सीन होगा ही ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सीधी सी बात है, मनी की सप्लाई मतलब न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मतलब मनी की सप्लाई के बढ़ने घटने से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा फ्लिप्स कर पे, ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। तो वही लिखा, मनी सप्लाई के कम ज्यादा होने से क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन लॉन्ग रन, ठीक है, इस पे कोई शिफ्ट नहीं होगा, और यही आपका ये क्या बोलते हैं, यही आपका क्या होगा, फ्लिप्स कर्व होगा, ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, लॉन्ग रन में बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, फ्लिप्स कर्व आपका बिल्कुल वर्टिकल होगा, ठीक है। इधर प्राइस लेवल चाहे P1 हो, P2 हो, P3 हो, कोई चेंज नहीं आएगा इस भाई साहब पे, ये भाई साहब यहीं के यहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉन्ग रन, ठीक है, चाहे P1 हो जाए, चाहे P2 हो जाए, चाहे P3 हो जाए,
कोई दिक्कत नहीं। तो लॉन्ग रन में याद रखना, ये भी इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है, ठीक है। ट्रेड ऑफ जैसा कोई झंझट ही नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी दिखाता है कि मनी की वजह से भी न्यूट्रल है, मनी की सप्लाई बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, ये बंदा अपना न्यूट्रल है यहाँ, ठीक है। ऐसा सख्त लौंडा है एक तरह से, ठीक है। ये ऐसे पिघलता नहीं है मनी को देखकर, है ना, जैसे छोड़ो, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये लास्ट टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सीधी से क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी अनएम्प्लॉयमेंट के समय, ठीक है, क्या दिक्कत आ जाएंगी, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। राइज इन पॉवर्टी, पहली बात राइज इन पॉवर्टी। सिंपल सी बात है, जब बंदा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ता जाएगा, अनएम्प्लॉयड पर्सन ज्यादा होते जाएंगे पर्सन, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा, बेरोजगार ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है गरीबी आ जाएगी, आएगी ना। पॉवर्टी भी बढ़ेगी जब कोई काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। जीडीपी भी देश की कम होगी, इनकम लेवल भी कम हो सकती है जब ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। जब पॉवर्टी आ जाएगी, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी भी नहीं होगी, तो प्रोड्यूस भी इतना नहीं होगा, ठीक है। तो लोग खरीदेंगे क्या, ये भी सिंपल सी बातें हैं, कई चीज हो जाएंगी, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन होंगे, बेसिकली इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर सेटिस्फाइंग हिज बेसिक नीड्स, ठीक है। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट बंदे होंगे अनएम्प्लॉयड, वो दूसरों पे अपने निर्भर हो जाएंगे, खाने पीने के वांदे हो जाएंगे, उनकी गरीबी इतनी हो जाएगी, भीख मांगने लगेंगे, ठीक है। तो ये एक दिक्कत हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट इज डिप्रेसिंग, मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, बेरोजगार होगा, तो जो भी बेरोजगार बंदा होगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। मेंटलिटी खराब कर लेगा अपनी, डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। ऐसी कई सिचुएशन बन जाएंगी आपकी, ठीक है। ऐसे ही और कुछ तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। वही चीज फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब बना बना के तुम लिख सकते हो। लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है। जब मान लो ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, क्या हुआ, ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो सिंपल सी बात है आउटपुट बनाएगा कौन, एक जो प्रोडक्ट एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में भाग ही नहीं कोई ले रहा, सब बेरोजगार बैठे हैं, कोई जा ही नहीं रहा काम करने, लेबर ही नहीं है, तो काम होगा कैसे। तो सिंपल सी बात है लॉस ऑफ आउटपुट होगा, है ना। कभी के किसानों के भाइयों के साथ ये होता है, खेत में लेबर ही नहीं मिल रही काम करने के लिए, तो आउटपुट का लॉस ही हो रहा है ना अल्टीमेटली। इसको क्या कहते हैं, एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है आर्थर ऑकन, ठीक है। इन्होंने एक क्या कहते हैं अपना रूल दिया था, रूल ऑफ थंब कहते हैं जिसको, रूल ऑफ थंब, ठीक है। इन्होंने कहा था कि यदि परसेंटेज गैप बिटवीन बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल आउटपुट इक्वल्स टू 2 times द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यदि हम आसान और हिंदी भाषा में समझे तो बात ये है, यदि 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्होंने सीधी सी बात ये कही थी, यदि 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इट इम्प्लाइज दैट कि क्या होगा, 2% फॉल हो जाएगा आउटपुट में, फॉल इन आउटपुट। तो इनका रूल ऑफ थंब में था, इन्होंने एक अपनी खुद की थ्योरी दी या रूल दिया, जो भी कह सकते हो, ठीक है। आर्थर नॉर्गन ने सीधी सी बात कही थी कि यदि 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, 2% आउटपुट में गिरावट आ जाएगी, ठीक है। तो लॉस ऑफ आउटपुट होगा, इसमें आप ये भी चीज लिख के आ सकते हो ऑर्थोनॉर्गन वाली, ठीक है। लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आपने कई सारे क्लास 6 7 में रिसोर्सेज पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें से एक आपका ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसी का लॉस हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, अच्छे से हम यूज नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो कि बहुत ही वैल्यूबल होता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ये सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चाह के भी काम नहीं पाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सिंपल सी बात ये है कि जो आपकी मैन पावर है बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट मैन पावर, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्स की जो भी है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल वैल्यूबल नहीं रहेगा, लॉस ऑफ वैल्यूबल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ऐसे कह सकते हो, ठीक है। सोशल अनरेस्ट मतलब सामाजिक बुराइयां शुरू हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। अब जब आदमी के पास पैसा नहीं है, उसके वांदे लगे हुए हैं, मतलब खाने को कुछ है नहीं, तो काफी उल्टे अपोजिट एडवर्स इफेक्ट कहते हैं जिसको, एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। चोरी करने लगेगा आदमी, ठीक है, डकैती करने लगेगा, ठीक है। डिसेप्शन, डिसेप्शन बोले तो क्या कह सकते हैं, वही छल कपट करने लगेगा, यानी स्कैम वगैरह होते हैं ना, कई स्कैम वगैरह व्हाट्सएप पे आप करो, क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं व्हाट्सएप के ज्यादा यूजर होने से कौन बनेगा करोड़पति में आगे, तो ऐसे छल कपट वाले काम करने लगेगा, बेवकूफ बनाने लगेगा, स्कैम करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। अंधेरे में चला जाएगा, बिल्कुल नशे वशे करने लगेगा, कुछ नहीं बर्बाद हो गया, ठीक है। पढ़ाए कहीं भी भीख मांग रहा है, ठीक है, अंधेरे में चला जाएगा, ग्लूम का मतलब यही होता है,
ठीक है। तो ऐसी कई सोशल अनरेस्ट आ जाएंगे, सामाजिक बुराइयां आने लगेंगी, चोरी डकैती, ठीक है, ये स्कैम वाली वही छल कपट वगैरह करना, ठीक है, वही क्या आपकी लॉटरी लगी है 25 करोड़ की, है ना, किसी को ना बताएं, व्हाट्सएप पे आए, जो भी है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस हो जाएंगे, तो जिसको हम कहते हैं द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक बात और छोटी सी मैं बता दूं, मुझे जस्ट अभी ध्यान आ गया, और लेक्चर 3 है जो आपका, लेक्चर 3 ISLM मॉडल का, ठीक है, इसमें एक मिस्टेक हुई थी, जो हमें शायद शिवम नाम है, शिवम श्रेष्ठ, हाँ शायद यही नाम है, शिवम श्रेष्ठ, उन साथी ने बताई हमें कि उसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है मैंने। तो जब मैं उसमें आपको बता रहा था, क्या बोलते हैं, बाई इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला बताया है, mg a⁻−bi, ठीक है। इसमें मैंने मतलब डेरिवेशन कर रहा था, उसमें शायद 30 मिनट्स के अप्रोक्स 30 मिनट हो चुके हैं यूट्यूब की वीडियो चलते चलते। उसके बाद मैंने क्या सीन किया, मैं जब ये बता रहा था 1/1 - c 1 - t, और ये a⁻−bi, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो मैंने हुआ क्या था, मैंने यहाँ कहा था कि इस पूरी बॉडी को हम गवर्नमेंट मल्टीप्लायर मान लेते हैं mg, ठीक है, ये चीज मान लेते हैं। तो ये हुआ क्या था, मैंने वहां पे धोखे से क्या किया है, ऐसे लिख दिया है, bi/mg लिख दिया है, तो जो कि ये गड़बड़ है, क्योंकि मैंने इस पूरे को माना है, ना कि सिर्फ इतने को। तो सिंपल सी बात, y इक्वल टू होगा आपका mg मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर में, ना कि डिनोमिनेटर में, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई, आपने ये चीज़ हाईलाइट की, बताई हमें, क्योंकि मैंने तो एक बार रिकॉर्ड करने के बाद देखता नहीं हूँ क्या मिस्टेक कर दी मैंने। तो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। और ये चीज़ प्लीज़ जिसने भी देख ली हो, कंसीडर करें, इसको थोड़ा संभाल लें और मुझे क्षमा करें, मैंने वहाँ गला लिख दिया था, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। यदि आगे बनाता हूँ वीडियो तो, क्योंकि आपका ये चैप्टर यूनिट 3 मैंने कंप्लीट करा दी है, ठीक है, यूनिट 3 भी करा दी, 2 करा दी, 1 करा दी, 40% 1 से, 2 से 20%, 20% इससे, तो आपका हो गया 80%, ठीक है। सेक्शन 2 में आता है आपका पेपर, और एक सेक्शन 2, ठीक है, 7 7 क्वेश्चन आते हैं, 5 5 करने होते हैं, और 80% में से आराम से तुम्हें इन दोनों सेक्शन से मिल जाएंगे। फिर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि कोई चाहेगा, कमेंट वमेंट कर देना, तो मैं बना दूंगा, वरना अब नहीं बनाऊंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे जुड़े रहे अभी तक, और ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और अच्छा ही जाए तभी हमारे लिए सही है, वरना हमारी लग जाएंगे उल्टा ना। तो मिलते हैं फिर कभी और, एग्जाम के बाद या जो भी है, ठीक है। जुड़े रहना हमसे, कमेंट वगैरह करना, टेलीग्राम पे बने रहना, कोई भी आपको आगे टॉपिक चाहिए होगा अगले सेमेस्टर में ही सही, तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स, बाय।